बेंगलोर से 80 किलोमीटर दूर 300 साल पुराना एक राज पैलेस है। लोगों का कहना है कि इस बंगले में भूतों का साया है। बंगले में जाने वाले लोग जल्दी ही मारे जाते हैं, इसलिए गांव के लोगों ने बंगले की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। लेकिन कुछ पत्रकार गांव वालों की बात नहीं सुनते और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बंगले पर आ जाते हैं। अपने साथ एक तांत्रिक भी लाए हैं भूतों का पता लगाने के लिए। लेकिन एक साइंसमैन तांत्रिक विद्याओं पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो अपने साथ अल्ट्रामैग्नेटिव सेंसर लाया है ताकि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का पता लगाया जा सके। पत्रकार शूटिंग शुरू कर देते हैं। तभी कैमरामैन को कैमरे में एक भूत का साया नज़र आता है। कैमरामैन भी इस पर इसलिए ध्यान नहीं देता क्योंकि वो कैमरे से नज़र हटाते ही गायब हो रहा था। थोड़ी ही देर में उनका डिवाइस भी बीप करने लगता है और एक कमरे में से एक औरत के रोने की आवाज़ लगती है। एक कैमरामैन कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखता है। तभी उसके सामने एक लेडी भूत का डरावना चेहरा आ जाता है। कैमरामैन तो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उनके डिवाइस में भी आग लग जाती है। वो सभी बहुत ही जल्दी कैमरामैन को लेकर बंगले से बाहर आ जाते हैं। सबको यकीन हो जाता है कि इस बंगले में ज़रूर कोई भूत है। तांत्रिक कहता है कि मैं विजयदशमी के दिन इस समस्या का हल निकालूंगा और जब तक मैं ना कहूँ इस बंगले में कोई नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग एक अमृता नाम की लड़की को किडनैप करके लाते हैं। लेकिन अमृता अपने भाई के दोस्त चंदन की आवाज़ पहचान लेती है और पता चल जाता है कि उसे उसी के भाई ने किडनैप करवाया था। अमृता के भाई तिलक को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए तिलक को अपने बाप से पैसे लेने के लिए अपनी ही बहन को किडनैप करना पड़ा। इस प्लान में तिलक के दोस्त रोहित, चंदन और संजना भी शामिल है। अमृता कहती है कि वो अपने पिता को बता देगी कि उसे उसी के भाई ने ही किडनैप किया था। वहीं तिलक भी अमृता को ब्लैकमेल करता है। दरअसल अमृता किसी के साथ घर से भागने का प्लान कर रही थी। तिलक इस बात को पहले से ही जानता था। तिलक ने अपनी बहन को किडनैप करके अपने बाप से 10 करोड़ रुपये लिए थे। चुप रहने के अमृता उसमें से 50% मांगती है, लेकिन तिलक कहता है कि इन पैसों में से हम पांचों का बराबर हिस्सा होगा। अमृता इस पर भी राजी हो जाती है। अब ये पांचों घर की ओर चलते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। जगह वीरान होने की वजह से कोई मैकेनिक भी नहीं मिलता। अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए अमृता आज की रात इसी जगह पर रुकने के लिए कहती है। तिलक और उसके दोस्त भी अमृता की बात से सहमत हो जाते हैं। पता चलता है कि जिस घर में ये ठहरे हैं वो वही राज पैलेस है। तिलक बंगले की सभी लाइटें ऑन कर देता है। तिलक उन पैसों को वहीं पर मौजूद एक अलमारी में रख देता है। वहीं पर उन्हें एक किताब पढ़ी मिलती है। इस किताब में वैदेही नाम की एक औरत की कहानी है जो एक पंडित ने लिखी थी। लोगों का कहना था कि वैदेही मनहूस थी। वो जिस घर में कदम रखती है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। वैदेही के ससुराल में कदम रखते ही उसके ससुर को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वैदेही को लोगों का न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। लेकिन वैदेही का पति मोहन ऐसी बातों को नहीं मानता। मोहन अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता। लेकिन मोहन की मां शकुंतला, बहन जया और मामा भास्कर वैदेही को अपशकुन मान चुके हैं। घर में मोहन के अलावा वैदेही के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता। हर छोटा बड़ा काम बिगड़ने पर वैदेही को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। वैदेही इतने बड़े परिवार में आने के बाद भी अकेली और उदास रहती है। पूरा राज पैलेस उसे सूना लगता है। जया की शादी टूट जाती है, इसलिए मोहन की मां और बहन और मामा वैदेही को मारने का प्लान बनाते हैं। शकुंतला देवी अपने बेटे मोहन को कोई कारण बताकर बेंगलोर भेज देती है और घर के मजदूरों की एक हफ्ते के लिए छुट्टी कर दी जाती है। प्लान के मुताबिक वैदेही को जहर से भरा दूध दे दिया जाता है, लेकिन वो जहर मारने वाला नहीं बल्कि दिमाग पर असर डालने वाला था। जया और भास्कर वैदेही को छत से गिराकर मारने की बातें करते हैं, लेकिन वैदेही उनकी सारी बातें सुन लेती है। इसलिए वैदेही अपनी जान बचाने के लिए अलमारी में छुप जाती है। जया और भास्कर उस अलमारी को बाहर से लॉक कर देते हैं।
वैदेही 3 दिन तक चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने अलमारी का दरवाज़ा नहीं खोला। उसकी आवाज़ें बंगले से बाहर तक जा रही थीं। पंडित वैदेही की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे भी बंगले के अंदर नहीं जाने दिया गया। वैदेही तो नहीं रही, लेकिन उसकी आत्मा ने घर नहीं छोड़ा। उसने बंगले के हर वो इंसान को मार दिया जो उसकी मौत का कारण बने थे। इस किताब को पढ़कर चंदन बहुत ही डरने लगता है, लेकिन तिलक और रोहित भूतों पर यकीन नहीं करते और पांचों एक साथ बैठकर बियर पीते हैं। रोहित बाथरूम में जाते ही चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अमृता की डेड बॉडी देखी थी, लेकिन तिलक रोहित की बातों पर यकीन नहीं करता और अमृता भी उन्हें कहीं नज़र नहीं आती। अब ये चारों अमृता को ढूंढने लगते हैं और इन्हें भी एक भूत आत्मा दिखाई दे जाती है जो अमृता जैसी लग रही थी। चारों बंगले से बाहर निकल आते हैं। तभी बंगले में से अमृता के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जाकर देखते हैं तो अमृता वहीं पर बंधी पड़ी होती है। वो कहती है कि उसे कोई किडनैप करके यहाँ लाया था और अब तक जो भी हो रहा था वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तभी उन्हें रोहित के चिल्लाने की आवाज़ लगती है। नीचे जाकर देखते हैं तो वो ज़ख्मी पड़ा होता है। रोहित तिलक से कहता है कि तुम्हारी बहन एक भूत है, वो तुम सबको मार डालेगी। इतना कहते ही रोहित की वहीं पर मौत हो जाती है और बंगले के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। जिस अलमारी में पैसे रखे थे उसमें आग लग जाती है और अमृता भी भूतों जैसा बिहेव करने लगती है। किसी तरह से खिड़की तोड़कर ये चारों बंगले से बाहर निकल आते हैं। सही समय पर गाड़ी स्टार्ट होने की वजह से चारों वहाँ से चले जाते हैं। तिलक ने किसी से पैसे उधार लिए थे, वो लोग अपने पैसे मांगते हैं, इसलिए तिलक अपने पिता से बिजनेस शुरू करने के बहाने पैसे मांगता है, लेकिन तिलक के पिता उसे पैसे नहीं देते और अमृता को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहते हैं। अमृता फ़्लाइट से बेंगलोर जाने वाली है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अमृता तिलक को गाड़ी की चाबी देती है। तिलक भी अमृता को छोड़कर एयरपोर्ट से बाहर निकल आता है। तभी उसे याद आता है कि गाड़ी की चाबी तो रोहित के पास थी, तो फिर ये अमृता के पास कैसे आई। इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि बेंगलोर जाने वाली तो कोई फ़्लाइट ही नहीं है। अमृता कहीं और जाने वाली फ़्लाइट में निकल गई। दूसरी तरफ तिलक का पिता फ़ोन करके उसे राज पैलेस पर आने के लिए कहता है। पता चलता है कि तिलक के पिता ने उसी बंगले को खरीद लिया है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद तिलक समझ जाता है कि रोहित अभी मरा नहीं है, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स तिलक ने रोहित के पास देखे थे। दरअसल रात को बंगले में सबको डराने का प्लान रोहित और अमृता ने ही किया था। एक प्रोजेक्टर के जरिए बंगले में डरावनी वीडियोस चलाई थी और अमृता ने भी भेष बदलकर सबको डराया था। और अलमारी में आग लगने से पहले ही रोहित ने उसमें से पैसों से भरा बैग निकाल लिया था। बंगले के मालिक का नाम अमरेश है, ये रोहित पहले से ही जानता था। इसलिए रोहित ने मीडिया के सामने एक नकली अमरेश दिखाकर ये खबर फैलवा दी कि इस बंगले की कीमत 100 करोड़ है और वो इस बंगले को 50 करोड़ में बेचने वाला है। रोहित को बंगले के 25 करोड़ एडवांस मिल चुके हैं, लेकिन रोहित यहीं पर ही नहीं रुकने वाला। वो इस बंगले को और लोगों को भी बेचेगा। अमृता और रोहित एक बार फिर से उसी बंगले के अंदर जाते हैं, लेकिन इस बार इन दोनों का सामना वैदेही की असली आत्मा से होता है। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलेंगे फिर किसी और नई स्टोरी के साथ।